नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। 15 अक्टूबर को मतदान है तो 19 अक्टूबर को मतगणना। यह प्रोग्राम कुल मिलाकर एक लंबी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इन दो राज्यों में चुनाव खत्म होंगे तो झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में एक ही दिन मतदान होना है। महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, इसलिए बड़े राज्य का एक ही दिन में निपटना पार्टियों के लिए राहतदायी होगा। संदेह नहीं कि चुनाव आयोग ने बहुत इंतजार करवाकर प्रोग्राम घोषित किया। 23 अगस्त से घोषणा की प्रतीक्षा थी। उस नाते इसी सप्ताह पार्टियों को उम्मीदवार तय कर लेने होंगे। भाजपा के लिए यह प्रोग्राम कुछ मुश्किल भरा है, इसलिए कि प्रचार का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और उनके 15 अक्टूबर तक विदेश दौरे भी कई है। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेता जीत का समीकरण बता रहे हैं। हालांकि उनका यह समीकरण वैसा ही है जैसा लोकसभा चुनाव में था, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश के चुनाव में यह समीकरण सफल होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी एक जानकार का कहना है कि पार्टी के पास 15 ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता बताते थे कि उनके पास 100 ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर लोकसभा में जीतेंगे, लेकिन पार्टी को कुल 44 सीटें मिली। लेकिन हरियाणा के नेताओं का कहना है कि प्रदेश के चुनाव में नेता का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। सो उनके हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण व श्रुति चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके बेटे राव चिरंजीवी, सावित्री जिंदल, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, कुलदीप शर्मा जैसे 15 नेता हैं जो अपने दम पर जीतेंगे। इसके बाद रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इन 3 जिलों में जाट पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हैं। सरकार में शामिल मंत्री और विरोधी भी प्रचार करते रहे हैं कि हुड्डा इन 3 जिलों के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हुड्डा के करीबियों को इन 3 जिलों में कम से कम 12 से 13 सीटें जीतने का अनुमान है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री और उनकी टीम हर हाल में 30 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपना आखिरी अस्त्र चला दिया है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। उन्होंने पहले इस बात से इनकार किया था कि वो सीएम पद के दावेदार बनेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावना से भी इनकार कर दिया था। हो सकता है कि वो अब भी चुनाव न लड़ें, लेकिन उन्होंने और उनकी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शिवसेना भाजपा की सरकार बनने पर उनकी कमान संभाल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के साथ तालमेल को लेकर चल रही खींचतान खत्म करने के लिए ये उद्धव का ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ये कितना कारगर होगा कहा नहीं जा सकता है। असल में भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे में एक समस्या सीएम पद की दावेदारी भी है। भाजपा चाहती है कि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़े और जिसके ज्यादा विधायक जीते उसका मुख्यमंत्री बने, पर शिवसेना पुराने फॉर्मूले के हिसाब से 288 में से 169 सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसके विधायकों की संख्या ज्यादा रहेगी। भाजपा की जीत का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए भाजपा को लग रहा है कि बराबर सीटें लड़ें तो उनके ज्यादा विधायक जीतेंगे। भाजपा के नेता यह भी प्रचारित कर रहे हैं कि शिवसेना के पास मुख्यमंत्री पद के लायक कोई नेता नहीं है। शिवसेना ने अब तक 2 मुख्यमंत्री बनवाए हैं, जिनमें से एक नारायण राणे इन दिनों कांग्रेस के साथ हैं और मनोहर जोशी भी हाशिए में चले गए हैं। तभी उद्धव ठाकरे ने अपने को पेश किया। उनको लग रहा है कि उनके नाम पर भाजपा नेता मंजूरी दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं लग रहा है। इस तरह से माधव भंडारी के स्तर के नेता ने उद्धव पर हमला किया है, उसे देखकर लग रहा है कि विवाद आसानी से खत्म नहीं होगा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के नेता अपने प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद से खफा हैं। उनका कहना है कि प्रभारी कुछ चुने हुए नेताओं से बात करते हैं और इससे प्रदेश में गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार में मंत्री रहे योगेंद्र साव प्रकरण को लेकर नेताओं में ज्यादा नाराजगी है। कहा जा रहा है कि बीके हरिप्रसाद ने ही विवादित छवि वाले साव को मंत्री बनवाया था और वे उनका बचाव भी कर रहे हैं। साव के ऊपर कई मामले लंबित हैं और ताजा आरोप है कि वे झारखंड टाइगर फोर्स को प्रश्रय देते हैं। इस मामले में नाम आने के कई दिन बाद साव ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रभारी महासचिव की सरपरस्ती उनको हासिल है। प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक दल के नेता राजेंद्र सिंह के साथ बीके हरिप्रसाद का तालमेल बेहतर है, लेकिन पिछले अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु की टीम बिल्कुल हाशिए में चली गई है। उनके साथ रहे नील तिर्की पार्टी छोड़कर चले गए हैं और पिछली विधानसभा में विधायक दल के नेता रहे
मनोज यादव के भी लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में जाने की चर्चा थी। हालांकि वे पार्टी में बने हुए हैं। गठबंधन से लेकर टिकट बंटवारे की बातचीत तक में प्रभारी के कामकाज से नेता नाराज हैं और बीके हरिप्रसाद की जगह उनको बिक गए हरिप्रसाद के नाम से बुला रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। हरियाणा की उचाना कला सीट एक बार फिर दिग्गज जाट नेताओं की लड़ाई का अखाड़ा बनने जा रही है। जाट बहुल जिंद की इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस के चौधरी वीरेंद्र सिंह का मुकाबला इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला से हुआ था। तब चौटाला ने 650 वोटों के अंतर से वीरेंद्र सिंह को हराया था। वे जीतते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब वीरेंद्र सिंह भाजपा में चले गए हैं और इस सीट से पार्टी ने उनकी पत्नी प्रेमलता को टिकट दिया है। इनेलो की ओर से इस बार ओम प्रकाश चौटाला की जगह उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के दो दिग्गज नेता इस बार के चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ने अपने समर्थकों की सूची भाजपा के आला नेताओं को दी थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि उन्होंने अपने 40 समर्थकों के लिए टिकट मांगी थी। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत भी अपने 1 दर्जन समर्थक नेताओं के लिए टिकट चाहते थे। झारखंड में 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और अगले महीने किसी समय आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन इस 1-2 महीने के लिए भी नेताओं में मंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई है। योगेंद्र साव के इस्तीफे से कांग्रेस कोटे की एक सीट खाली हुई है। इस सीट के लिए नेताओं में खींचतान चल रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस किसी अल्पसंख्यक को मंत्री बनाने का दांव चल सकती है। अभी राजेंद्र सिंह और के त्रिपाठी मंत्री हैं। कुछ नेता पिछड़ी जाति से मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति अच्छी नहीं है। तमाम सर्वेक्षणों और मीडिया खबरों में दोनों पार्टियों के सफाए की संभावना जताई जा रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भाजपा या शिवसेना की ओर नहीं भाग रहे हैं। पिछले दिनों 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हुए और अब 7 निर्दलीय विधायक एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। ये 11 विधायक कांग्रेस और एनसीपी की टिकट से लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट की गारंटी नहीं दे रही थी, इसलिए वे कांग्रेस एनसीपी में जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति की ओर से भेजे गए पैनल पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति बन गई है, लेकिन इनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश से लौटने पर ही होगी। वे 17 सितंबर को लौटेंगी और उसी दिन घोषणा संभव है। इस सूची में मौजूदा विधायकों और पार्टी के दिग्गज नेताओं की सीटें हैं, जिन पर गठबंधन की सहयोगी एनसीपी के साथ कोई विवाद नहीं है और पार्टी में भी सहमति है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रोग्राम में अनहोनी बात यही है कि अब सब कुछ फटाफट होगा। नामांकन पत्र दाखिल किए जाने से पहले आचार संहिता की लंबी अवधि का झंझट नहीं है। दोनों बड़ी पार्टियों को इसी सप्ताह सभी उम्मीदवार तय कर लेने होंगे। चुनाव के दौरान त्योहारी सीजन की मुश्किल पार्टियों और नेताओं सभी को होगी, मगर इससे चुनाव आयोग के पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में एक साथ और एक ही चरण में 15 अक्टूबर को मतदान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने भले एक ही दिन मतदान तय किया हो, लेकिन दोनों राज्यों में मुकाबला अलग अलग अंदाज का है। महाराष्ट्र में अब भी इस बात की संभावना है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला हो, लेकिन हरियाणा में यह संभव नहीं है। हरियाणा में स्पष्ट रूप से 4 कोणीय मुकाबला होने की संभावना दिख रही है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इनेलो और हज का मोर्चा मैदान में है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए भी भाजपा ने दोनों पर खास ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया है। दोनों के अपना अपना पद संभालने के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है। उपचुनाव के नतीजों पर पार्टी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अगर राज्यों के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा तो यह मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो रहा है। विपक्ष को यह प्रचार करने का मौका मिलेगा कि 4 महीने के केंद्र सरकार के कामकाज से लोगों का मोह भंग हुआ है, यानी भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों की हवा बिगड़ने का मैसेज होगा। इससे 2 महीने बाद होने वाले 2 राज्यों के चुनाव और उसके बाद अगले 3-4 साल में 1 दर्जन राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी असर होगा। ये दोनों राज्य भाजपा के लिए इसलिए भी अहम हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी सिर्फ एक बार सत्ता में रही है और उस सत्ता को भी गए हुए 15 साल हो गए।
जबकि हरियाणा में भाजपा कभी सत्ता नहीं हासिल कर पाई है। उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1991 के चुनाव का है, जबकि भाजपा बंशीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ लड़ी थी और उसे 11 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जैसी हवा रही है, उससे भाजपा को लग रहा है कि इन राज्यों में वह अपना मजबूत आधार बना लेगी। वैसे भी भाजपा के आला नेता नए राज्यों में पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं। जहां तक दोनों पार्टियों की तैयारी की बात है, तो भाजपा पूरी तरह से लोकसभा की हवा और नरेंद्र मोदी के जादू पर निर्भर है, जबकि कांग्रेस के दोनों क्षत्रप नेता यानी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री करो या मरो के अंदाज में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक सब कुछ इन दोनों नेताओं के हाथ में है। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी होंगे। वेदिक जी, चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर का चुनाव प्रोग्राम घोषित कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस का ये लोकसभा के बाद सबसे बड़ा तात्कालिक मुकाबला होना है। इस मुकाबले को लेकर आपका क्या मानना है? कांग्रेस भाजपा किस तरह के दमखम में तैयार है? देखिए, इस समय देश में लहर उठी हुई है, वो लहर थमी नहीं है, थोड़ी कम जरूर हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। हालांकि हजका और भाजपा का गठबंधन टूट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हजका का और ज़्यादा सफाया हो जाएगा। हजका के सब लोग टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं। नहीं, मेरा ये बुनियादी सवाल ये है कि दोनों के इस मुकाबले भाजपा और कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है? इससे क्या अर्थ निकलेंगे इस चुनाव से? इससे इस दंगल का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के, वो अगले 10-20 साल की राजनीति को तय करेंगे, उसके ट्रेंड्स को बताएंगे। मुझे लगता है ये है कि शायद भाजपा का चित्त ऐसा बन रहा है कि वो कांग्रेस बन जाए। जैसे कांग्रेस देश के अंदर कमोबेश एक सत्तारूढ़ दल बना रहा और सर्वत्र व्यापक दल बना रहा, वैसा एक दल खड़ा हो जाए देश में, फिर से एक विकल्प तैयार हो जाए। एक भवन बड़ा बना था, वो खंडर हो गया, अब उसकी जगह नया भवन खड़ा हो जाए। अजीत, क्या लगता है, क्या ये चुनाव जो 2 विधानसभा के चुनाव है, आगामी 10 विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता है? क्या इन चुनावों का क्या मतलब है आगे की राजनीति? इन 2 राज्यों के चुनाव के तुरंत बाद 2 और राज्यों के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा का होगा, उसके तुरंत बाद झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, और दिल्ली में सरकार बनानी है बीजेपी को, उसकी भी तैयारी अभी चली रही है। तो एक, जैसा वैदिक जी ने कहा कि एक आगे बीजेपी के एक बहुत मजबूत बुनियाद पर एक इमारत बनी है, ये और भव्य हो, उसकी आधारशिला इन दोनों चुनावों से होगा। आप देखें, इन हरियाणा में कांग्रेस 10 साल से है, बीजेपी कभी नहीं आई है, और महाराष्ट्र में 15 साल से सत्ता से बाहर है। तो अगर महाराष्ट्र में लौटते हैं 15 साल के बाद, अगर वो सत्ता में आते हैं, तो फिर ये एक स्थायी रूप से ये होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बनाम भाजपा का ही है। और अगर हरियाणा में आ गई तो फिर ये हो जाएगा कि हरियाणा में भी कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से होगा। मतलब दोनों प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करके कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला बने। उस नाते वेदिक जी, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी या भाजपा पार्टी की और अमित शाह की ज्यादा दांव पे होगी? मैं समझता हूँ तीनों की ही होगी, क्योंकि अगर इन दोनों चुनावों में और आगे के दोनों चुनावों में भाजपा मात खा गई, तो मुझे लगता है कि मोदी को फिर अगले 4 साल बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेहनत का सिलसिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार सब बाद में चुनाव है। और फिर ये भी होगा कि अभी जैसी अफवाहें फैल रही हैं, मैं समझता हूँ उनको अफवाहें कहना ठीक है, कि सारी सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, उसको तुरंत विकेंद्रीकृत करना होगा, वरना मतलब ये चुनाव सरकार की दशा दिशा और भाजपा पार्टी की भी दशा दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अजीत, क्या लगता है इन दोनों चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां कितनी तैयारियों के साथ उतरती है? क्योंकि अब तुरंत अब सब फटाफट काम होने हैं। अब तक तैयारी दोनों पार्टियां बहुत पहले से कर रही हैं, और जो अभी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के मोड में ही है पार्टियां। लोकसभा चुनाव के बाद से चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, अभी बाई इलेक्शंस हुए, फिर बाई इलेक्शंस अभी जिनके नतीजे, उनका नतीजों का असर भी इस चुनाव पर होगा, और फिर ये चुनाव आ गए। तो तैयारी पूरी, दोनों पार्टियां तैयारी के मोड में ही हैं, प्रचार के मोड में है। नरेंद्र मोदी ने तो प्रचार शुरू भी कर दिया है, कांग्रेस भले अभी थोड़ी पीछे है, लेकिन दोनों पार्टियों की पूरी तैयारी है चुनाव की। पर वेदिक जी, इस चुनाव में गैर भाजपा पार्टियां, और क्योंकि ये वैसे आमने सामने कांग्रेस बनाम भाजपा है, लेकिन गैर भाजपा की पूरी जमात को एक तरह से मैसेज भी होगा इन चुनावों से। मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय नेता हैं, जिनका किसी ज़माने में बड़ा जलवो जलाल था, वो और फीका पड़ता जाएगा,
और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि इनमें एकजुटता बनने के का ये नहीं हो कि भाई इसके बाद एकजुटता जैसे बिहार में बनी है वैसी एकजुटता अन्य प्रदेशों में जरा मुश्किल दिखती है। और बिहार में भी वो एक तात्कालिक उपचुनाव आदि थे, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, पूरे राज्य का चुनाव है, जनता सोच समझ कर वोट करेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां और नेता हैं उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय होने वाला है। नहीं, पर ये नहीं लगता है कि ये चुनाव क्योंकि प्रदेश के है, इसलिए प्रदेश की स्थानीय स्थितियों के ऊपर चुनाव होगा और उसके अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये कह सकेगी कि भाई वो तो राज्यों का मामला है और उससे बच जाए। अभी देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये है राज्य के चुनाव, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय तत्व सब एक साथ सक्रिय होंगे। लेकिन सबके दिमाग में एक बात है कि केंद्र में जो मोदी की सरकार है ये कम से कम 5 साल चलेगी, बल्कि 10 साल चलेगी। अगर वही सरकार हमारे प्रदेश में भी हो उसी पार्टी की, तो दोनों का समन्वय इतना सुंदर होगा कि सारे प्रांत की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। नहीं, ये भाजपा क्या इस अप्रोच पे काम करती हुई नहीं लगती है आपको? बिल्कुल लग रही है। और देखिए, कश्मीर में भी यही संदेश जा रहा है और इस समय जो मदद का जबरदस्त काम हुआ है कश्मीर में, उसका असर तो पड़ेगा। ये वैदिक जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत चलेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे ठीक दीपावली से पहले 19 अक्टूबर को आएंगे। यूं चुनाव प्रचार त्योहारी उत्सव के बीच में ही होना है। नवरात्रि, दशहरा और उसके बाद दीपावली की तैयारी में राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को त्योहारी सीजन में अपने कार्यकर्ताओं को जोके रखना होगा। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। वैदिक जी, इन दोनों विधानसभा चुनावों में आपके अनुसार नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिष्ठा कितनी दांव पर लगाएंगे, कितना जी जान से इसमें मेहनत करेंगे? मैं तो समझता हूँ जैसा उनका स्वभाव है, मेहनत किए बिना वो मानेंगे नहीं, उनको नींद नहीं आएगी और पूरी जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इतनी मेजॉरिटी से जीते दोनों प्रांतों में कि जितनी आज तक कभी सीट मिली नहीं उतनी मिले। इनके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या होता हुआ लगता है? अरे भाई, कांग्रेस का तो हाल पूछिए मत, इतना बेहाल है, न कोई नेतृत्व है, न कोई नीति है, न कोई संगठन है, वो आपस में दंगल चल रहा लेकिन है। ये तो कांग्रेस को इन चुनावों में प्रमाणित करना होगा कि हमें दमखम है, बचे हुए अस्तित्व की लड़ाई है उनके लिए। वो तो पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ही अब इस बात के लिए मान गए हैं कि उनके दिन पूरे हो गए। अजीत, क्या जो वैदिक जी कह रहे हैं कांग्रेस को जैसे बिल्कुल ही एक तरह से मान रहे हैं कि कुछ नहीं, क्या ये है या कांग्रेस सचमुच में जी जान से जुटेगी? कांग्रेस जी जान से जुटती नहीं दिख रही है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जी जान से जुटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कहीं दिख नहीं रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं। अभी तक टिकटों की घोषणा में भी बहुत देरी की कांग्रेस ने, लेकिन जो प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के, दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो अपनी नहीं, वो तो जी वही जान से वही चुनाव कि लड़ेंगे हैं। कांग्रेस के पास हरियाणा और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रादेशिक नेता है, दमदार है, जमीनी नेता है, ये फैक्टर उनके पक्ष में नहीं ये है। हकीकत है और ये एक बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का एडवांटेज यही है कि हुड्डा के मुकाबले बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। और महाराष्ट्र में भी पृथ्वीराज चौहान या अशोक चौहान या शरद पवार, अजीत पवार के मुकाबले इनके पास नेता नहीं है। तो प्रदेश के छत्रप जो कांग्रेस के हैं वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व एकदम शिथिल है। लेकिन इसके उलट अजीत जी, एक बात पे ध्यान जरूर दीजिए कि इन दोनों प्रदेशों के जो प्रादेशिक नेता हैं उनको गोटी पलटते देर नहीं लगती। जी, नहीं, गोटी का सवाल नहीं, सवाल है उनकी भी अस्तित्व सर्व उसका है कि भाई उन्हें अपना दमखम बताना है। और वो इस उम्मीद में है कि हम अगर चमत्कार दिखा देते हैं, अगर मान लीजिए हरियाणा में कुछ भी हो, महाराष्ट्र में चमत्कार हो, तो एक अखिल भारतीय उनकी इमेज छत्रप के नाते बनेगी जबरदस्त। वो दूसरा पहलू भी उनके सामने है कि कुछ दमखम नहीं भी दिखाया तो उनको खास परवाह नहीं है, वो सब भाजपा में शामिल हो जाएगी। नहीं, ये स्थिति नहीं है। ये चूंकि जो दोनों नेता हैं वो एक तरह से आप देखें तो मैंने खानदानी नेता कांग्रेस के हैं। पृथ्वीराज चौहान का परिवार हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो, 3-4 पीढ़ियों से ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बरक्स जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा है, जैसा पहले भी हमने कहा कि ये हरियाणा एकमात्र राज्य है इस पूरे रीजन में,
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जहां वो कभी सरकार में नहीं आई है, उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 1991 में, जब उसको 11 सीटें आई थी, जब वो बंशीलाल के साथ लड़े थे लोग। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सामने एक जो चुनौती है कि नए प्रदेश में कैसे बीजेपी को खड़ा करें, इसलिए वो लोग ज्यादा मेहनत यहाँ वो ज्यादा में नहीं, लेकिन उसी अनुपात में कांग्रेस को भी ये कि वो लोकसभा के बाद अगर इन दोनों विधानसभा के अंदर भी पहले जैसे लोकसभा जैसे नतीजे हो तो फिर आगे के 2 विधानसभा में बिल्कुल मामला साफ होगा। इसलिए कांग्रेस भी पूरा दम लगाएगी वैदिक जी। कांग्रेस तो दम लगाएगी, लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको बड़ी सुविधा है। जब उनको लगेगा कि ऊपर कुछ है ही नहीं हमारी पार्टी में, नहीं ये बात कि अभी सवाल ये है कि वो दंगल जो है, अखाड़ा जो अभी 15 तारीख को जो दंगल होगा, जो मतदान होगा, उससे पहले तो नहीं उखड़ेंगे, उसके अंदर तो पूरा दम लगाएंगे। दम लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनको अंदर से मालूम है कोई दम ही नहीं है पार्टी में, दम कहां से लगाएंगे। आपके अनुसार ये एक तरफा चुनाव, मतलब ये जो है एक तरफा होते हुए लगते हैं? बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि बहुत मुसीबत है। कांग्रेसी लोग मुझसे कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारी 20 या 25 सीटें तो पक्की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ है अब की बार। अजीत, क्या मतलब कांग्रेस की सचमुच में जो प्रदेश के स्तर की, मुख्यमंत्री के स्तर की जो तैयारी है, वो इस चुनाव प्रोग्राम और क्योंकि अब उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर इनको सबकी किस तरह की तैयारी लगती है? नहीं, कांग्रेस में इस बार ये, कांग्रेस में क्या, बीजेपी में एक राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, इसके बावजूद वो पंचायती वाली पार्टी हो गई टिकट बांटने में। महाराष्ट्र में भी टिकट गठबंधन उलझा उसका, हरियाणा में भी टिकट बांटने में 10 नेता सक्रिय हुए। इसके उलट कांग्रेस में दोनों क्षत्रपों ने भूपेंद्र सिंह हिसाब से टिकट तय हुए, और वहां पृथ्वीराज चौहान और माणिकराव ठाकरे जो ग्रुप काम करते हैं, अशोक चौहान, नारायण राणे, एक मिल करके एक ग्रुप, एक समूह के रूप में, एक पार्टी के रूप में उन लोगों ने टिकट तय किया। तो टिकट बंटवारा और प्रचार दोनों ही मामलों में कांग्रेस बहुत कायदे से काम कर रही है। वैदिक जी, ये नहीं लगता है कि जो भाजपा के अंदर तैयारी है, जिस तरह उम्मीदवार चयन और ये काम हो रहे हैं, वो पंचायती पार्टी की तरह पंचायती स्वरूप ज्यादा भाजपा का निकल रहा है? आप उसे पंचायती कहते हैं, मैं उसे लोकतांत्रिक कहता हूँ। चारों तरफ से दबाव आ रहे हैं, उन दबावों का समायोजन हो रहा है और घोषणा हो गई, 43 टिकट घोषित कर दिए, और ये तो 3 टिकट भी घोषित नहीं कर सकी अभी तक कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि एक ही आदमी करेगा, तो चुनाव के 4-5 दिन पहले 62 टिकटें तो बहुत पहले घोषित कर दी इन लोगों ने। वो तो चौटाला पार्टी छत्रप वालों की, उन लोगों ने तो 62 टिकटें 1 महीने 2 महीने पहले घोषित कर दी। इनेलो की तो कोई अब महत्व नहीं रहा। जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।